तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फिजिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन. As we have discussed in last lecture about method for the disinfection and sterilization, so we come to know that disinfection and sterilization is we have to do this process to remove the contamination. मीन्स यहाँ पर हमारे यूजफुल का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए हमने इन टर्म्स को यूज में लिया है दैट वी वांट टू डिसइंफेक्ट द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और वांट टू स्टरलाइज देम. ठीक है, तो अब हम फिजिकल मेथड की बात करेंगे. हम लोगों ने कल एक जो ओवरव्यू है वो कंप्लीट किया, तो उसमें कुछ केमिकल्स देखे, फिजिकल जो मेथड है उनमें देखा हॉट एयर ऑन से कैसे स्टेरिलाइजेशन तक हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, बट हमें टेम्परेचर बहुत हाई रखना होता है. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि कौन सा स्पेसिफिक मेथड है और जो फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट से किस मेथड को कहाँ पर यूज करना चाहिए. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ओवन है ये हॉट एयर ऑन, और इसमें कुछ मटेरियल है जिसको आप डिसइंफेक्ट या जो कंडीशन है उसको मेंटेन करे तो वो स्टेरिलाइजेशन तक अचीव हो सकता है. तो पहली बात तो ये दैट दीज आर द कन्वेंशनल मेथड एंड बेस्ट मेथड इफ प्रॉपर्ली मैनेज्ड. बिकॉज जो जो केमिकल हम लोगों ने कल देखे, तो केमिकल्स को अगर आप लोग यूज करते हैं तो उनका रिमूव होना भी कंपलसरी है. मान लीजिए कि अभी हैंड सैनिटाइजर का टाइम चल रहा है, आपने हैंड सैनिटाइजर को यूज किया तो इमीडिएटली आप कोई फूड मटेरियल अपने हाथ में नहीं ले सकते ना, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम ताकि जो उसके जो रेसिड्यूज हैं वो रिमूव आउट हो जाए. और ये बहुत स्मॉल लेवल पर है और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आप यूज में ले रहे हैं. अगर हम बल्क की बात करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर मान लीजिए कि रिएक्शन का जो एग्जांपल है हम लोग लेते हैं कि आप ड्रग बना रहे हैं, यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग, सिंथेसिस कर रहे हैं आप. तो जो इंडस्ट्रियल विजिट आप लोगों ने किए हैं उसमें आपने देखा होगा जो रिएक्टर्स हैं, रिएक्टर रहते हैं, उसमें आपने सॉल्वेंट डाल दिया, रिएक्टेंट डाल दिया और जो रिएक्शन है स्टार्ट हो गया. जो कंडीशन है, डिफरेंट जो टेम्परेचर है, पीएच है, वो आपने मेंटेन किया और वो रिएक्शन चल रहा है. अब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिएक्शन कंप्लीट होगा और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा. अगर वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो वेल एंड गुड, सिंगल स्टेप में आपका ड्रग बन गया, और नहीं है जो कि जनरली नहीं होता है तो यू हैव टू गो फॉर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और जब तक कि एक मॉलिक्यूल पूरा नहीं बनता आपको वो रिएक्शन मास यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हैं और उसका फर्दर रिएक्शन होता रहता है. तो फाइनली जो ड्रग मॉलिक्यूल बन गया है वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, अमोर्फस सॉलिड, व्हाइट पाउडर. जितने भी ड्रग्स अगर आप लोग देखें तो व्हाइट पाउडर है. अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो तो हम लोग को पता है कि भाई क्या है, हम लोगों ने स्टडी किया है, हम लोगों ने कोर्स किया है, तो वी कैन अंडरस्टैंड द वे ऑफ सिंसियरिटी. बाकी जो वहां पर सारा काम होता है वो लेबर काम करती है, हेल्पर्स, मैनुअल सपोर्ट. उनको बताया जाता है कि भाई ये रिएक्शन है, इसमें 100 लीटर HCl आपको ऐड करना है. ठीक है, तो उनको जो कार्बो है वो पकड़ाया जाता है और फिर जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर है, रिएक्टर का जो मेन होल है उसको ओपन किया जाता है, बहुत सारे फ्यूम्स वहां से निकलते हैं, तो फिर उसको हेलमेट, मास्क ये सब दिया जाता है. तो फिर जो लेबर है उसको तो नहीं पता, उसको तो पता है कि जनरल जो लैंग्वेज है उसमें वो लोग बोलते हैं ये तेजाब है, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज अगर हम लोग यहाँ की बात करें. बट उसको बताया जाता है कि आपको इतनी क्वांटिटी इसमें ऐड करनी है और ये ध्यान रखना है कि आपके स्किन और जो भी पार्ट है वो एक्सपोज ना हो, अदरवाइज हजार्ड्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, ये केमिकल्स हैं तो इनके साथ में जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी होते रहते हैं.
तो फिर मान लीजिए उसने डाल दिया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया और आपका जो प्रोडक्ट है उसका स्टेज कंप्लीट हो गया। अब जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसके लिए आपको जो रिएक्शन मास है उसको ट्रांसफर करना होता है क्रिस्टलाइजर में। क्रिस्टलाइजर जो होगा वहां पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में होगा। तो जब बल्क क्वांटिटी बन जाएगी यानी कि आपका जो यील्ड है, रिएक्शन का जो यील्ड है वो मैक्सिमम आपको मिल गया। अब जैसे ही आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, अब वो जो सेमी सॉलिड लूज मास है उसको आप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज जो भी एक्सेस सॉल्वेंट है उसको निकालना होगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो काम का नहीं है ना, जो ड्रग मॉलिक्यूल बन गया वो काम का है। तो सॉल्वेंट को रिकवर करेंगे। रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एपीआई प्लांट में, बिकॉज अगर आप लोग सॉल्वेंट के ऊपर काम करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ सिंथेसिस है वो डिपेंड करता है। तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूज में आपने डाला, सेंट्रीफ्यूज स्टार्ट किया, तो जो भी उसका लिक्विड पार्ट है वो रिमूव आउट हो गया। और अगेन अब हम यहाँ पर कहेंगे एक सेमी सॉलिड मास हमको मिल गया। लम्प फॉर्मेशन जो हम स्मॉल लेवल पर देखते हैं, लार्ज स्केल पे वो एक सेमी सॉलिड मास जनरेट कर लेता है। अब ये जो सेमी सॉलिड मास है इसको सेंट्रीफ्यूज से निकाला जाता है और ड्राइंग की ओर शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे फिजिकल मेथड काम करेंगे। अभी हम लोग इसमें देखेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग क्यों जरूरी है? एक तो आपने बल्क में जो सॉल्वेंट था वो तो सेंट्रीफ्यूज से निकल गया, ठीक है, बट जो माइनर क्वांटिटीज हैं वो भी रिमूव आउट होनी चाहिए। इसी से आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल है एक्चुअली वो अमॉर्फस स्टेज में आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ कौन कौन से मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड जैसे हम लोग देखें, सनलाइट। हर्बल इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें तो हर्बल इंडस्ट्रीज में सनलाइट का यूज है, बिकॉज आप लोग देखते हैं जो फार्मर्स हैं वो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, हर्बल जो ड्रग्स हैं उनको लगाते हैं, एलोवेरा और इन सब पे बहुत काम हो रहा है। तो अब ये सब सबसे पहले तो शेड ड्राइंग करते हैं, सनलाइट में रख दिया है, ठीक है, शेड ड्राइंग हो गया है। जो पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्निक है, जैसे ही प्लांट मटेरियल को लिया जाएगा, सनलाइट दिया जाएगा, शेड ड्राइंग दिया जाएगा, तब जाके उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा, बिकॉज 70 to 80% मॉइस्चर ही रहता है। ठीक है, अब ये जो प्लांट मटेरियल है आफ्टर ड्राइंग की स्टेज इसमें आएगी, सनलाइट हो गया, शेड ड्राई हो गया, अब इसको हॉट एयर जो ओवन है उसमें रखा जाएगा फॉर ड्राइंग। अब ड्राइंग के लिए आपने रख दिया है, फिर उसके बाद में चेक करेंगे कि मॉइस्चर लेवल है वो कितना रह गया, बिकॉज अगर आप हर्बल जो मेडिसिन है उसकी बात करें तो थोड़ा भी अगर मॉइस्चर उसमें रह जाएगा तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, देन हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। हीट का एग्जांपल हम लोगों ने कल देखा, जैसे हॉट एयर ओवन है, आपको स्टेरिलाइजेशन भी करना है तो हाई टेम्परेचर पे आपको रखना होगा और वो इवन स्टेरिलाइजेशन भी वहां पर अचीव कर सकता है। फिल्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो फिल्ट्रेशन भी एक मेथड है जिससे कि डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन भी अचीव हो सकता है। इसका एग्जांपल है, जैसे जो प्रोडक्ट बन जाता है तो हम लोग चेक करते हैं द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग, यानी कि जो हमारी ड्रग बनी है उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है। तो इंडस्ट्रीज में एक मेथड इसके लिए यूज में लेते हैं, उसका नाम है HPLC एनालिसिस, आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसमें हम लोग फिल्ट्रेशन के लिए 0.2 माइक्रोन फिल्टर का यूज लेते हैं, सिरिंज फिल्टर्स। सिरिंज फिल्टर एक रेंज है, हम लोग फिल्ट्रेशन का जब टॉपिक देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि सिरिंज फिल्टर्स होते हैं, तो वो इतने फाइन फिल्टर्स होते हैं 0.2 माइक्रोन। हम लोग अभी जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं बैक्टीरिया है, फंगई है, तो वो 5 माइक्रोन तक है या 2 माइक्रोन होगा या 1 माइक्रोन होगा, बट ये जो फिल्टर है इट इज 0.2 माइक्रोन, यानी कि
इट कैन रिमूव आउट बैक्टीरिया फंगाई ऑल्सो। रेडिएशन की अगर हम बात करें तो जो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, एग्रीकल्चर में तो बहुत वास्ट यूज है इनका, डिसइंफेक्शन के लिए, इवन स्टेलाइजेशन के लिए। लास्ट वन इज अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स का भी यूज होता है फॉर डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन। ऐसा क्यों है? बिकॉज साउंड वेव्स क्या करती हैं, कैविटी फॉर्मेशन करती। आप लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे जो बैक्टीरियल सेल है, तो जैसे ही साउंड वेव्स इसमें से पास आउट होगी तो सेल को रप्चर कर देगी और उसकी वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, और जो लो प्रेशर एरिया है वहां पर फॉर्मेशन ऑफ कैविटी होगा। हम लोग देखेंगे इस मेथड को भी डिटेल में। तो ये जो साउंड वेव्स हैं, इवन स्पोर्स को भी आसानी से किल कर देती हैं, तो स्टेलाइजेशन अचीव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो मेथड होते हैं ये कॉस्टली मेथड है। हमारे पास मेथड की कमी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट हम लोगों को देखना होता है कि कौन सा मेथड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आ सकता है, क्योंकि कॉस्टिंग तो हर जगह मैटर करेगी। जो प्रोसेस है उसके एक स्टेप के लिए अगर आप इतना खर्च कर देंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है ना, तो पता चलता है कि बाहर के लोग पूछते हैं कि इतनी महंगी दवाई कैसे होगी, तो कंप्लीट जो प्रोसेस है उनको पता थोड़ी है कि इसके साथ काम कितना हो रहा है। वो लोग देखते हैं कि यार 1 ml की एम्पियोल है और इसका रेट देखो आप 2000 4000, ठीक है। तो रीजंस यहाँ पर है बिकॉज जो मेथड है वो काफी एक्सपेंसिव है, बट जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, स्टेरिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको करना ही होगा। सो द फर्स्ट मेथड इज सनलाइट। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सन रेज है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, सनलाइट है। Sunlight has the appreciable bactericidal activity and plays an important role in the spontaneous sterilization that occurs under natural conditions. Its disinfection action is due to primarily to its content of ultraviolet rays. It is a natural method of sterilization in case of water in tanks, river and lakes. It has the germicidal effect due to the combined effect of ultraviolet and heat rays. तो जो सनलाइट है इसमें एक तो प्रॉपर्टी है हीटिंग की, जैसे आप लोग अभी जैसे सनलाइट में तो जा ही नहीं पा रहे, जाना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इटसेल्फ इट इज बैक्टीरियासाइडल, जर्मिसाइडल। तो इसमें जो मेजर जो प्रॉपर्टीज है, एक तो हीट की है और सेकंड जो रेज है अल्ट्रावायलेट रेज। हालांकि जब ओजोन में होल बड़ा हो गया तो उसका क्वांटिटी बढ़ गया अल्ट्रावायलेट रेज का, वो हार्मफुल है, जो एक्सेस क्वांटिटी है वो हार्मफुल है, बट सर्टेन लिमिट में इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नेचुरल जो मेथड है, इवन स्टेरिलाइजेशन, यहाँ पर ये कहा गया है कि वाटर इन टैंक्स, रिवर, लेक्स, बिकॉज अगर आप अभी के टाइम पे इतना कंटेमिनेशन हो गया है कि हम लोग रिवर लैक्स में जब जाएंगे, पॉन्ड में, तो पता चलेगा कि वहां पर ऑलरेडी इतना वो कंटेमिनेटेड है, तो बाथिंग तो हो ही नहीं सकता। यमुना की हालत देख लीजिए आप, जो गंगा है उसकी हालत देखिए। तो लॉकडाउन में न्यूज आई थी कि लॉकडाउन की वजह से हरिद्वार में जो है, जो गंगा जी है वो साफ हो गई, क्लीन हो गया, यानी कि इंसान गंदा कर रहा था उनको, ठीक है। तो जब पता चला कि सब लोग घर में हैं, कुछ पार्टी नहीं हो रहा है, कुछ ये नहीं हो रहा है, यहाँ वहाँ खा पी के फेंक नहीं रहा है, यूज एंड थ्रो इतना ज्यादा यूज हो गया था कि यूज एंड थ्रो के बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे, शहर के बाहर जाओ तो सारा यूज एंड थ्रो ही दिखता था। बट फिर पार्टीज बंद हो गई है और घर में अपनी जान बचाओ, बैठे रहो, जो मिलता है उसे खाओ। तो ये जब कंडीशन हुई तो चीजें साफ होने लगी। अभी रिसेंट न्यूज है कि राजस्थान में जो बाहर से बर्ड्स जो आते थे वो कुछ टाइम पहले आ गए, क्योंकि जो कंटेमिनेशन है, जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम हो गया, तो उनको रास्ता दिखा, बोला रास्ता साफ है तो आ गए, अदरवाइज उनका आना मुश्किल हो गया था। तो बहुत सारे इस चीज के एग्जाम्पल हैं, बट ये नेचुरल मेथड था स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का, बट ड्यू टू द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन
तो वर्ड यहाँ पे फिर कंटेमिनेटेड आ गया, बिकॉज सनलाइट है। अभी आप लोग देखें जो कोविड-19 है, जो टेम्परेचर 46 तक चला गया था मई जून में, कहीं कहीं पर कुछ टाइम के लिए 49 तक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन रहा था, बट कोविड-19 कोरोना वायरस उस टाइम पे भी सर्वाइव कर रहा था। तो अब तो कौन रोक सकता है उसे, देख ही रहे हैं हम लोग। तो ये जो इफेक्ट है एक नेचुरल मेथड है बाय नेचर। जॉइंटिस का अगर हम जो केस देखते हैं तो उस टाइम पे भी जो बेबी है उसके लिए बताया जाता है कि उसको मॉर्निंग की सनलाइट में रखा जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर उसके लिए फोटोथेरेपी यूज करना पड़ता है। तो वही वेवलेंथ हम लोग मेंटेन करते हैं जो हमें बाहर नेचुरली मिलती है। सेकेंड मेथड इज ड्राइंग। वाटर constitute 4/5 of the weight of the bacterial cell and is essential for the growth of bacteria. तो अभी जैसे आकाश का जो क्वेश्चन था वाटर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल का मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वही वाटर है, हम लोगों में भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो यस ऐसा सर। सबसे पहले तो जो सॉल्वेंट है वो लाइक डिसॉल्व लाइक जो प्रॉपर्टी है वैसा लिया जाए, ठीक है, यानी कि पहले सेल से दोस्ती की जाए और फिर अपना जो काम है वो दिखाया जाए। तो फिर जब पता चलेगा दोस्ती दोस्ती में सारे कंपाउंड आ गए तो उसका जो स्ट्रेंथ था वो तो कम हो गया, अब जो कंपोनेंट बचे उसके लिए हमारे पास अल्कोहल है तो किल कर देगा उसे, है ना, स्लो पॉइजन कहा जाता है ना इसे। बट इट इज अ मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। Therefore, the drying in air has a deleterious effect on many bacteria. This method is unreliable and is only of the theoretical interest. Spores are unaffected by drying. तो अगर आपने जैसे हम लोग देख रहे हैं ओपन एरिया में ड्राई कर रहे हैं, चल रहा है, शेड ड्राई हो रहा है, सन ड्राई हो रहा है, ठीक है, या फिर हमने कुछ मेंटेन किया है, बिकॉज लार्ज स्केल पे हम जैसे ही जाते हैं तो हमारे मेथड उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करने पड़ते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग बात करते हैं तो इतने सारी हर्बल जो ड्रग है, अब मान लीजिए आपने जो एग्रीकल्चर से जो लोग बिलोंग करते हैं, आपके पास 1 बीघा है, 1 एकड़ है, 1 हेक्टेयर है, ठीक है, उसमें आपने मान लीजिए अश्वगंधा लगा दिया, ठीक है, एलोवेरा लगा दिया, ठीक है, तो मार्केट में जैसे ही डिमांड आएगी तो आपको जो प्लांट मटेरियल है वो सप्लाई करना होगा, और जो पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्निक्स हैं उनमें अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो मटेरियल खराब होते ही मार्केट में कोई मटेरियल लेगा ही नहीं आपका, ठीक है ना। और ये केवल हर्बल जो मेडिसिन है उसकी बात नहीं है, फूड की भी आप लोग बात करें, जो ग्रेन है वहां पर भी ये इशू हो जाता है, मॉइस्चर हो गया, खराब हो गया है, ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू है ये। तो जो फार्मर्स हैं उनके लिए ड्राइंग एक इशू है, बिकॉज हम इतना बड़ा एरिया उनके लिए बनाना, और फिर ड्राइंग के लिए आप लोग अगर अभी गांव में जाएं तो बहुत एफर्ट्स लोग कर रहे हैं। इवन जो ओनियन है उसके लिए लोग फैन लगा देते हैं कि उसके अंदर जो है मॉइस्चर का क्वांटिटी ना बढ़े और जो प्याज है वो सूखा रहे। हीट अगर हम देखें, ऑटोक्लेव हम लोगों ने स्टडी किया, तो अगर हम ऐसा जो सिस्टम है बनाते हैं, बिकॉज जो सिस्टम है वो तो बनाना ही पड़ेगा, नेचुरल है जो प्रोवाइड किया है, अगर वो इफेक्टिव नहीं है, हमारे पास क्वांटिटी लार्ज है और टाइम का तो खैर होता ही है कि कितना टाइम देंगे, और एक साइकिल अगर ड्राइंग में कंप्लीट होगा तो फॉर्मुलेशन में कितना टाइम लगेगा, फिर प्रोडक्ट कब मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक इशू होता है हर एक चीज के लिए। सो हीट इज अ इम्पॉर्टेंट, रिलायबल एंड यूनिवर्सली applicable method of sterilization. Wherever possible should be method of choice. Either drying or moist heat may be applied. Material that may be damaged by heat can be sterilized at lower temperature for longer periods or by repeated cycles. तो as we have discussed about the autoclave कि आपका जो स्टीम है वो सैचुरेटेड स्टीम हो जाता है, लेटेंट हीट के चलते हैं जो पेनिट्रेशन पावर है वो स्टीम का बढ़ जाता है,
और उसके चलते इवन द स्पोर्स में किल। तो ये मेथड काफी इफेक्टिव है और वाइडली यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस में। फॉर्मेशन ऑफ कल्चर मीडिया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टेरिलाइजेशन बाय हीट। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हीट का नेचर क्या है, टेम्परेचर एंड टाइम, बिकॉज जो प्रोसेस है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, साइकिल इसका कब कंप्लीट होगा, नंबर ऑफ माइक्रोब्स, जो कंटेमिनेशन लेवल है मल्टीपल जो माइक्रोब्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बल्क है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बल्क में है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द नेचर ऑफ द कंटेमिनेटेड मटेरियल, जो मटेरियल है मान लीजिए वो टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकता है तो फिर डिपेंड करेगा कि हम मेथड क्या लें। इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करना होगा व्हाट इज द सुटेबल मेथड। नाउ द नेचर ऑफ हीट, तो हीट के दो ही नेचर हैं, या तो मॉइस्ट होगा या ड्राई हीट होगा। जैसे कि हम लोगों ने ऑटोक्लेव का बात किया तो इट इज मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर लेवल मेंटेन है, इसी से जो प्रॉपर्टी है लिक्विड का वो भी मेंटेन रहता है। अदरवाइज अगर ड्राई हीट होगा तो फिर कल्चर मीडिया तो पूरा ड्राई हो गया, स्टेरिलाइज कहाँ हो पाएगा। ड्राई हीट अगर आपको पता चले कि नहीं आपको स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव नहीं है, हॉट एयर ओवन में रखना है, तो वहां कुछ मिलेगा क्या, सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन वहां पर रिक्वायर्ड है। Temperature and time, the time required for sterilization is inversely related to the temperature of exposure. तो जितना टेम्परेचर ऑफ एक्सपोजर है उसी के इनवर्सली, जितना ये ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही कम टाइम लगेगा। Now it is important, that is thermal death point. So it refers to the minimum time required to kill a suspension of organism at a predetermined temperature in a specified environment. तो यानी कि जो भी आप मेथड लेंगे उससे एक रेंज निकलेगा, एक पॉइंट आपको मिलेगा और एक टाइम पीरियड आपको मिलेगा कि कितने टेम्परेचर पे जो सस्पेंशन है उसमें बैक्टीरियासाइडल एक्शन हो पा रहा है, जो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो पा रही है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसे एक टेम्परेचर रेंज आपको मिलेगा और वहां से एक पॉइंट जनरेट होगा। द नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, स्टेरिलाइजेशन टाइम इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सस्पेंशन। द मोर माइक्रोब देयर आर टू बिगिन विद, द लॉन्गर इट टेक्स टू एलिमिनेट द एंटायर पॉपुलेशन। तो नंबर ऑफ माइक्रोब के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मान लीजिए इतना बल्क है, जो कंटेमिनेशन है उसका लेवल 100% है मान लीजिए, तो स्टेरिलाइजेशन में जो पहले टाइम लग रहा था वो डिफर करेगा। द स्टेरिलाइजेशन टाइम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पोर्स, द स्ट्रेन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए जो सैंपल आपने लिया उसमें स्पोर्स बहुत ज्यादा है, तो ऑलरेडी माइक्रोबियल लोड तो चेक किया जाता है, बट स्पोर ही है बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, या जो स्ट्रेन आपने लिया है वो टेम्परेचर को टॉलरेट करता है एक रेंज तक, थर्मोफाइल्स जैसे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है ऑर्गेनिज्म का, उसका जो एबिलिटी टू टॉलरेट है कितनी है, तो उसके ऊपर भी स्टेरिलाइजेशन टाइम डिपेंड करता है। In general, the vegetative bacteria and viruses are more susceptible, bacterial spores the more resistant to sterilizing and disinfecting the agent. Nature of the contaminated material. The nature of the material in which the microorganisms are heated affect the rate of killing. अब जो मटेरियल है उसका जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इफेक्ट ऑफ किलिंग कैसा होगा।
तो सेकंड पॉइंट में इसको और अच्छा बता रखा है, द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, जिलेटिन, शुगर, फैट, ऑयल इंक्रीज द थर्मल डेथ पॉइंट। तो यानी कि जो टेम्परेचर मिनिमम रिक्वायर्ड था किलिंग के लिए, अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डाल दिया जाए तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसे, एक कल्चर मीडिया, और उसको अगर ऐसा कल्चर मीडिया मिलेगा तो उसकी जो सर्वाइव जो करने की एबिलिटी वो बढ़ेगी। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो मेथड है उसके पैरामीटर चेंज हो सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड हाई एसिड और एल्कलाइन पीएच हास्टन्स द बैक्टीरियल किलिंग। तो मान लीजिए कि जैसे जो कल्चर मीडिया आपने लिया ऑलरेडी उसमें कुछ अल्कोहल का क्वांटिटी था, तो इसकी वजह से जो प्रोसेस है फास्ट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। या फिर पीएच, मान लीजिए जो एसिडिक पीएच के बैक्टीरिया है, फंगई, जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो रखे हुए हैं, अब उसका अगर आपने पीएच चेंज कर दिया मीडिया का, तो फिर लाइक वाली बात नहीं रही, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मीडिया चेंज हो गया, पीएच चेंज हो गया, तो फिर उसकी जो किलिंग है वहां पर हो जाएगी। तो इस तरीके से डिफरेंट जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है कंटेमिनेटेड मटेरियल का। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन। तो जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऐसे कि हम लोगों ने बात की द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग, तो HPLC जो एनालिसिस है, इवन मैं आपको वहां की बात बता रहा हूँ कि वहां पर 0.2 माइक्रोन का फिल्टर यूज होता है। अदरवाइज उसका कॉलम क्या होता है, बहुत फाइन कॉलम है, C18 कॉलम वहां पे यूज करते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो वो कॉलम के इतने फाइन पोर्स हैं कि अगर वहां पर इस टाइप की जो कंटेमिनेशन है वो होगी तो पूरा जो प्रोसेस है वो बेकार हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन इज द प्रिंसिपल मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी for the sterilization of heat labile material, sera, solution, sugar, antibiotic used for the preparation of culture media। तो यानी कि जो हीट लेबाइल जितने भी जो सॉल्यूशन है, जैसा कि हम लोग सिरा की बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स, तो वहां पर आपको फिल्ट्रेशन पर ही जाना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो मेथड है उसमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और जैसे ही जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहां पर लॉस हो जाएगा। Uses of filtration: heat sensitive solution for the separation of bacteriophages, bacterial toxin from bacteria, isolation of organism which are scanty in fluids, the concentration of bacteria from liquids, and for virus isolation. So even this method is used for isolation of virus। तो COVID-19 का जैसे केस हुआ, तो इसका सेपरेशन हम लोगों ने जैसे इसमें स्टडी किया है कि रॉबर्ट कोच ने जो मेथड दिए थे आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, तो मिक्सचर से सबको सेपरेट किया गया, बट लास्ट में क्या रह गया, जो सबसे छोटा है वायरस है, तो फिर उसको इवन फिल्ट्रेशन में वो फिल्ट्रेशन बेड जैसे आप देख रहे हैं, फीडिंग आपने यहाँ से की, फिल्ट्रेट आपको यहाँ से मिला, तो ये जो पोर साइज है अगर आपको इतना स्मॉल हो जाएगा कि इससे माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिल्टर हो ही नहीं पाएंगे, तो फिर यहाँ पर इट कैन बी अ मेथड फॉर वायरस आइसोलेशन। नेक्स्ट मेथड इज रेडिएशन। रेडिएशन बहुत वाइडली आजकल यूज हो रहा है और हर जगह आपको देखने को मिलता है, आपके वाटर फिल्टर से लेके यूवी लाइट का बीच में यूज हुआ था, फिर RO फिल्टर्स आ गए। Two types of the radiation are used: non-ionizing and ionizing. Infrared and ultraviolet rays are non-ionizing type. The effectiveness of UV light as lethal and mutagenic